8 अगस्त 1963 ये एक ऐसा दिन था जो ब्रिटिश हिस्ट्री में हमेशा के लिए एक दाग बन गया। एक ऐसी रात जब कुछ लोगों ने दुनिया के सबसे डेयरिंग रॉबरी को एग्जीक्यूट किया। एक कातिल दिमाग और एक जीनियस प्लान ने ब्रिटिश लॉ इन्फोर्समेंट को हिला के रख दिया था। 2.6 मिलियन पाउंड्स यानी आज के टाइम में लगभग 69 मिलियन पाउंड्स एक रात में चुरा लिए गए थे। ये कोई आम चोरी नहीं थी, ये थी द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, क्राइम ऑफ द सेंचुरी। Great Train Robbery of 1963 was the biggest haul ever taken in Britain at the time. नाइनटीन सिक्सटीज़ का ब्रिटेन एक नया दौर था। वॉर के बाद लोग नई आशाओं के साथ अपनी ज़िंदगी को रीबिल्ड कर रहे थे। इकोनॉमी भी ग्रो हो रही थी, नई इंडस्ट्रीज़ भी आ रही थीं, लेकिन इस तरक्की के पीछे एक अंधेरा भी बढ़ रहा था, जो कि था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। क्राइम वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई के बाद काफ़ी सोफेस्टिकेटेड हो गया था और लोगों के सपने सिर्फ मेहनत से ही नहीं बल्कि चोरी से भी पूरे हो रहे थे। इस न्यू ब्रिटेन के अर्बनाइजेशन ने क्रिमिनल्स को भी नए मौके दिए। ट्रेन्स, जो ब्रिटेन की इकोनॉमी की स्पाइन थी, अब उनका टारगेट बन गई थी और इसी स्पाइन को हिट करने के लिए कुछ लोगों ने एक डेयरिंग प्लान बनाया। ब्रूस रेनल्ड एक कैरिस्मेटिक लीडर था जिसका एक चोरी का मास्टर प्लान करने का सपना था। उसका एक सपना था कि उसको हमेशा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिमिनल की तरह याद रखा जाए, जो कि इस रॉबरी का मास्टरमाइंड भी था। इस कहानी में और भी नए चेहरे आने वाले थे। ब्रूस रेनल्ड एक नाम जो क्रिमिनल वर्ल्ड में आइकॉनिक बनने वाला था। उसका मिशन सिंपल था, एक ऐसी चोरी करना जो कभी किसी ने ना की हो। उसका दिमाग एक चेस प्लेयर की तरह काम करता था और वो बहुत ही शार्प माइंडेड था और उसके पास थी एक टीम जो बिल्कुल उसके जैसा ही सोचती थी। गॉर्डन गुडी, चार्ली विल्सन और बस्टर एडवर्ड्स, ये लोग अपनी अपनी फील्ड में मास्टर थे। ये रॉबरी कोई इंस्टेंट डिसीजन नहीं थी, बल्कि मंथ्स ऑफ डिटेल्ड प्लानिंग, हर सिग्नल का एनालिसिस करके और हर एक गैंग मेंबर का रोल एकदम परफेक्शन से बनाया गया था। ब्रूस रेनल्ड ने एक मास्टरमाइंड की तरह रॉयल मेल ट्रेन की स्टडी की, उसके टाइमिंग्स को देखा और पता किया कि कौन सा सिग्नल किसके लिए परफेक्ट स्पॉट होगा। ब्रूस ने स्टडी करते वक्त रेल ट्रैक्स पर भी जाके देखा और स्पॉट किया कि यही एक जगह होगी जहां से हम अपना काम शुरू करेंगे। और फिर आता है एक नया कैरेक्टर, द अल्स्टर मैन, एक इनसाइडर जिसे ट्रेन के इंटरनल सिस्टम की नॉलेज थी। उसने गैंग को एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी जो उनके मिशन को कंप्लीट करने के लिए एक की थी। ब्रूस रेनल्ड, जो सभी गैंग मेंबर्स को साथ लेकर आया था और महीनों की प्लानिंग के बाद अब ये लोग इस रॉबरी को सच में अंजाम देने वाले थे। 8 अगस्त 1963 की रात थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, हर एक मेंबर अपनी पोजीशन पे था। ये एक ऐसी रात थी जो उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। ब्रूस रेनल्ड और उसके साथियों ने जो प्लानिंग की थी, अब वो रियल लाइफ में उसको अंजाम देने वाले थे। करीब सुबह 3 बजे वो मूवमेंट आया जब रेड सिग्नल टेम्पर करके गैंग ने ट्रेन को स्टॉप किया और सभी ने एक ही बारी में ऑपरेशन शुरू किया। गाड़ी के अंदर का खजाना उनका हो सकता था, लेकिन पहला काम था ट्रेन को अपने कंट्रोल में लेना, जो कि उनके प्लानिंग का हिस्सा था। ट्रेन ड्राइवर जैक मिल्स ने रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन गैंग का डिटर्मिनेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जब जल्दबाजी में गैंग मेंबर ने ड्राइवर के सर के पीछे से वार किया तो ड्राइवर वहीं मारा गया और इसके बाद सभी गैंग मेंबर्स ट्रेन को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जो भी लोग उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे उनके ऊपर भी ये अपना डोमिनेंस जताते हैं। प्लान के मुताबिक उन्होंने अपनी स्पॉट की गई जगह पे ट्रेन को रोका और अब उनके पास सिर्फ 15 मिनट थे। हर सेकंड इम्पोर्टेंट था।
वो लोग बैग्स में कैश भरते गए और ट्रक्स में लोड करते गए जो वहाँ पहले से ही खड़े थे प्लान के मुताबिक। हर किसी की दिल की धड़कन तेज हो गई थी क्योंकि जरा सी भी गलती और खेल खत्म। 2.6 मिलियन पाउंड्स की लूट, वो भी सिर्फ एक रात में 15 मिनटों के अंदर अंदर की गई थी। बैग्स को ट्रक्स में लोड करने के बाद ये लोग लेथरस्लेट फार्म, जो कि उनके लिए एक परफेक्ट छुपने की जगह थी जो कि प्लान के मुताबिक डिसाइड की गई थी, यहाँ पहुंचकर सभी को लग रहा था कि उनका प्लान परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ है। अगले दिन सुबह जब कंडक्टर ने अथॉरिटीज़ को नोटिफाई किया तो सभी के होश उड़े रह गए। पूरे ब्रिटेन को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। 2.6 मिलियन पाउंड चुरा लिए गए थे जो कि एक बहुत बड़ा नंबर था। और अगर बात करूँ न्यूज़पेपर्स की तो न्यूज़पेपर एजेंसीज़ ने 1 मिलियन पाउंड्स को प्रिंट किया क्योंकि उस ऑडियंस के लिए 1 मिलियन ज़्यादा रिलेटेबल नंबर था इन कंपैरिजन टू 2.6 मिलियन पाउंड्स। ये कोई गलती नहीं थी, न्यूज़पेपर वालों ने जानबूझकर ये वाला नंबर प्रिंट किया था। और अब एंट्री होती है डिटेक्टिव जैक स्लिपर की, जो कि ब्रिटेन के एक फेमस डिटेक्टिव थे और अब वो यहाँ से इस केस को हैंडल करने वाले थे। ये उनके करियर का सबसे बड़ा केस था। सब कुछ उनके ऊपर निर्भर करता था कि वो कैसे एक मास्टरमाइंड और उसकी गैंग को ढूंढ निकालेंगे। ये बहुत ही टफ था लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। लेथरस्लेट फार्म पे पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया और वहाँ मिला उन्हें एक खजाना, फिंगरप्रिंट्स, खाने के बचे हुए आइटम्स और काफ़ी फिजिकल एविडेंस। अब पुलिस के पास वो क्लूज थे जो उन्हें उस गैंग तक पहुंचाने में मदद कर सकते थे। लेथरस्लेट फार्म गैंग की ज़रूरत थी क्योंकि उन्हें वहां पर छुपना था, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। ये चोरी सिर्फ पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि मीडिया के लिए भी सेंसेशन बन गई थी। हर कोई बस यही समझना चाहता था कि ये गैंग कैसे इतना बड़ा काम करने में सफल हो गई। क्राइम ऑफ द सेंचुरी कहलाने वाली ये रॉबरी ब्रिटेन की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिख रही थी। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो लोग पकड़े गए कि नहीं। डिटेक्टिव जैक स्लिपर ने उनको एक एक करके ढूंढ निकाला। रॉजर कॉर्ड्रे पहला गैंग मेंबर था जो पुलिस के हाथ लगा। उसके बाद एक एक करके गैंग के और भी मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया। गॉर्डन गुडी, चार्ली विल्सन और बाकी सब। इन लोगों ने अपनी क्राइम की प्लानिंग में जो परफेक्शन दिखाई थी अब वो उनके डाउनफॉल का कारण बन गई। इसके बाद इन सभी को कोर्ट में पेश किया गया और जहां पर इनको सज़ा मिली। और अगर बात करें इन लोगों की सज़ाओं की तो रॉनी बिग्स को 30 साल की सज़ा मिली और बाकी एक्यूज को भी 20 से 30 सालों तक की सज़ा मिली डिपेंडिंग ऑन देयर रूल्स। और ये वो गैंग मेंबर्स है जिनको इतने साल की सज़ा हुई, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर बात करें ब्रूस रेनल्ड की, जो कि मास्टरमाइंड था इस रॉबरी का, वो 5 सालों तक पुलिस से भागता रहा लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे भी 25 साल की जेल हुई। चार्ली विल्सन ने जेल से एक डेयरिंग एस्केप किया। उसकी साइलेंस ने उसे द साइलेंट मैन का टाइटल दिया। ये एस्केप ने पुलिस के लिए और भी ज़्यादा एम्बेरसमेंट क्रिएट कर दी और अब पुलिस के लिए ये उनकी इज्जत का सवाल बन गया था। और अगर बात करें गैंग के दूसरे मेंबर की, जिसका नाम रॉनी बिग्स था, रॉनी बिग्स का एस्केप ब्रिटिश क्राइम हिस्ट्री का एक और लीजेंडरी चैप्टर बन गया। जेल से भागकर ब्राज़ील में एक नई जिंदगी शुरू करने वाला बिग्स मीडिया का चहेता बन गया। उसके एडवेंचर्स ने पुलिस को एक और फेलियर का एहसास कराया जब तक वो 2001 में वापस ब्रिटेन नहीं आया। बस्टर्ड एडवर्ड्स ने रॉबरी के बाद एक नई जिंदगी शुरू की। लंदन में एक फ्लावर स्टॉल का ओनर बन गया और उसके लिए ये एक नया स्टार्ट था, लेकिन रॉबरी का बोझ उसके साथ हमेशा रहा। ये हाइस्ट सिर्फ रॉबरी नहीं बल्कि पॉप कल्चर का हिस्सा बन गई। हॉलीवुड से लेकर ब्रिटिश टेलीविजन तक इस दास्तान ने कई फिल्म्स और शोज को इंस्पायर किया। बस्टर जैसी मूवीज ने रॉबरी की हीरोज को एक आइकॉनिक स्टेटस दिया। मीडिया ने इन्हें एक ऐसे क्रिमिनल के रूप में प्रेजेंट किया
जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि दुनिया का अटेंशन लूटना भी जानते थे। पैसा जो चुराया गया था उसका एक बड़ा हिस्सा कभी वापस नहीं आया और अब तक वो मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है कि द अल्स्टर मैन कौन था। जितना मीडिया ने इस स्टोरी को सेंसेशनल बनाया उतनी ही पब्लिक की फैसिनेशन इस केस के साथ बढ़ती गई। ये रॉबरी आज भी लोगों को इंस्पायर करती है, चाहे वो मूवीज हो या बुक्स हो या टीवी शोज। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी एक सिंपल रॉबरी से ज्यादा थी। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था कि कैसे प्रिसाइज प्लानिंग और गट्स दुनिया का सबसे बड़ा काम कर सकते हैं। ब्रूस रेनल्ड और उसके साथियों ने सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राइम हिस्ट्री में अपना नाम लिख दिया था और आज ये रॉबरी सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि एक कहानी बन चुकी है जो हमेशा याद रखी जाएगी। क्राइम की दुनिया में बहुत लोग आए और गए, लेकिन द ग्रेट ट्रेन रॉबरी जैसी डेयरिंग हाइस्ट फिर कभी देखने को नहीं मिली। इस कहानी का हर एक पेज मिस्ट्री से भरा है जो कभी पूरा नहीं होगा। तो यही थी द ग्रेट ट्रेन रॉबरी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही मिस्ट्रीफुल वीडियो से जुड़े रहने के लिए। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे एक और नई मिस्ट्रीफुल वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।